520 पैसेंजर से भरी जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 24,000 फीट से आउट ऑफ कंट्रोल होके सीधा पहाड़ से टकरा जाती है। ये हादसा इतना दर्दनाक था कि क्रैश होते ही 520 लोगों की वहीं मौत हो जाती है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर क्या हुआ था उस दिन जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 के साथ। 12 अगस्त 1985 टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर 4:50 पर बोइंग का 747 SR लैंड करता है। पैसेंजर को आउटबोर्ड करके वो अपनी अगली मंजिल के लिए खुद को तैयार करने लगता है। उसकी जो अगली मंजिल थी वो थी ओसाका इटामी। प्लेन में साफ सफाई का काम खत्म होते ही 6:05 पर 49 ईयर्स के कैप्टन मासामी ताकाहामा, जिनको 12,400 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, वो प्लेन को टैक्सी करते हुए रनवे L पर लेके जाते हैं और टेक ऑफ की तैयारी करने लगते हैं। और उनके साथ थे 39 ईयर्स के को पायलट और फर्स्ट ऑफिसर यूताका सासाकी, जिनको 4,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। और इन दोनों के अलावा कैबिन में मौजूद थे 46 ईयर के फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी फुकुदा। 6:12 पर जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट से ओसाका के लिए सक्सेसफुली टेक ऑफ करती है। टोक्यो में उस दिन वेदर काफी सही था। उस दिन का तापमान 6 डिग्री और विंड स्पीड भी नॉर्मल थी। लेकिन ये सब सिर्फ टोक्यो में था। जापान में कई ऐसी भी जगह थी जहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स आ रहे थे। ATC कैप्टन को रूट डाइवर्ट करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि आपको ओशियन के ऊपर से ओसाका का सफर तय करना है, और कैप्टन भी इस बात को मानते हैं और अपने रूट को डाइवर्ट कर लेते हैं। टोक्यो से ओसामा की दूरी मात्र 404 किलोमीटर की थी। जब तक प्लेन अपने हायर एल्टीट्यूड पे पहुंचेगा, ओसाका आ चुका होगा। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के 12 मिनट तक सब कुछ सही चलता है, लेकिन 6:25 पर प्लेन में एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। कैप्टन सोचते हैं कि ये आवाज फ्लाइट के इंजन में से आई है, लेकिन ऐसा नहीं था। 24,000 फीट पर जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 की टेल प्लेन से अलग हो चुकी थी। टेल के अलग हो जाने के कारण प्लेन में छेद हो चुका था, और जो प्लेन में आर्टिफिशियल प्रेशर भरा गया था वो भी अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। चारों ओर पैसेंजर की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और ऑक्सीजन मास्क भी नीचे आ चुके थे। तभी कैबिन में फर्स्ट ऑफिसर देखते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेशर तेजी से कम हो रहा है। जैसे वो कैप्टन को ये बात बताने लगते हैं, तब तक हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो 0 हो चुका था। जब टेल फ्लाइट से अलग हो रही थी, तब उसने कुछ हाइड्रोलिक प्रेशर की पाइप्स को फाड़ दिया था, जिसकी वजह से हाइड्रोलिक प्रेशर 0 हो चुका था। हाइड्रोलिक प्रेशर ना होने की वजह से कैबिन के कंट्रोल्स अब कुछ काम के नहीं रह गए थे, क्योंकि हाइड्रोलिक की मदद से ही प्लेन को पिच अप पिच डाउन और लेफ्ट राइट किया जाता है। और प्लेन के जो लैंडिंग गेट्स है वो भी हाइड्रोलिक की मदद से ही खोले जा सकते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर के अलावा प्लेन की टेल पर रडर लगा होता है। वो प्लेन को स्टेबल रखने और लेफ्ट राइट करने में मदद करता है। टेल के टूटने से वो रडर भी प्लेन से अलग हो जाता है, और उसकी वजह से प्लेन लेफ्ट और राइट की तरफ बैंड होने लगता है। पायलट्स काफी कोशिश करते हैं कि प्लेन को स्टेबल किया जाए, और वो लोग इंजन थ्रस्ट की मदद से ये सब करने में कामयाब भी हो जाते हैं। 23,000 फीट पर प्लेन में ऑक्सीजन भी खत्म होने लगी थी। कैप्टन मासामी अपने वेट से लैंडिंग गेट को ओपन करने की कोशिश करने लगते हैं, और वो इस चीज में कामयाब भी हो जाते हैं और लैंडिंग गेट्स ओपन हो जाते हैं। लैंडिंग गेट्स के ओपन होने की वजह से प्लेन में अब ड्रैग लगेगा, जिसकी वजह से प्लेन की स्पीड कम होगी और उसका एल्टीट्यूड भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। कैप्टन मासामी की जो मेहनत है वो रंग लाने लगती है, और फ्लाइट का एल्टीट्यूड 13,000 फीट पर आ चुका था। कैप्टन मासामी ATC से परमिशन लेते हैं वापस टोक्यो लैंड करने की, और ATC उन्हें परमिशन दे भी देता है। ATC कहता है कि आगे से 90 डिग्री पर लेफ्ट टर्न लो और सीधा टोक्यो आ जाओ। लेकिन जैसे ही कैप्टन प्लेन को 40 डिग्री पे लेफ्ट टर्न करते हैं, प्लेन कुछ ज्यादा ही डिग्री पे टर्न हो जाता है, क्योंकि टेल के साथ वो रडर उड़ चुका था, और रडर ना होने की वजह से प्लेन अब स्टेबल नहीं रहा। 6:45 पर ओसुकी नामी शहर पर जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 एक गोल चक्कर लगाती है। अब उस फ्लाइट का जो एल्टीट्यूड था वो हो चुका था 6,000 फीट। हाइड्रोलिक प्रेशर खत्म होने की वजह से प्लेन को सिर्फ इंजन थ्रस्ट पे चलाना काफी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि इंजन थ्रस्ट से लेफ्ट राइट करना आसान काम नहीं था। JAL 123 के क्रू बहुत कोशिश करते हैं कि प्लेन को अपने कंट्रोल में ला सके, लेकिन ऐसा नहीं होता, और वो अब माउंटेन रेंज के अंदर घुस चुके थे, जहाँ बड़े बड़े माउंटेन्स थे, लो विजिबिलिटी थी, और साथ में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तभी को पायलट को दिखता है कि सामने एक पहाड़ है। वो कैप्टन से कहते हैं कि राइट की ओर टर्न करो, वरना हम पहाड़ से टकरा जाएंगे। कैप्टन बहुत कोशिश करते हैं प्लेन को राइट टर्न करवाने की, लेकिन वो प्लेन जो है राइट टर्न नहीं होता, क्योंकि उनका एल्टीट्यूड कम हो चुका था। कैप्टन हार नहीं मानते और बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। और जो कैप्टन के लास्ट वर्ड थे वो थे इट्स द एंड। छह 6:56 पर जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 गुमना की पहाड़ियों में जाके क्रैश कर जाती है। Japan Air 123. Japan Air 123. Can you hear me? Japan Air 123. Japan Air 123. Do you read?
Japan Air 123. ये क्रैश इतना खतरनाक था कि क्रैश होते ही 520 पैसेंजर की मौत वहीं हो जाती है और जो केबिन के लेफ्ट साइड की ओर 4 पैसेंजर बचे थे वो सरवाइव कर जाते हैं। पूरे एरिया में प्लेन का मलबा फैल जाता है। रेस्क्यू टीम अपने काम पे लग जाती है और पूरी दुनिया को इस हादसे के बारे में पता चल जाता है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन AAIC जापान अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर देती है। इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पता चलता है कि 1978 में इस फ्लाइट की एक बार टेल स्ट्राइक हो चुकी है। प्लेन की जो टेल है वो लैंड करते समय रनवे से टकरा जाती है, जिसकी वजह से बहुत हफ्तों तक प्लेन ग्राउंड रहता है और इन्वेस्टिगेशन में बोइंग की लापरवाही भी सामने आती है क्योंकि उन्होंने उस पार्ट को ढंग से रिपेयर नहीं किया था, जिसकी वजह से टाइम के साथ वो मेटल और भी ज्यादा खराब होता गया और जब फ्लाइट 24,000 फीट पर थी तब उसका प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाता है और कोलैप्स कर जाता है। यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB भी इस इन्वेस्टिगेशन में जापान की मदद करती है क्योंकि जो फ्लाइट थी वो अमेरिका से बिलोंग करती थी और इस हादसे के बाद ये नियम बना दिया गया, अगर कोई भी फ्लाइट में स्ट्रक्चरल डैमेज आता है तो उसे 2 बार चेक किया जाएगा और ये पूरी देश और दुनिया के लिए मैंडेटरी कर दिया गया। तो ये कहानी थी जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना और हम आगे भी आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।